हेलो जी, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। विश यू ऑल अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर एक बार फिर से आपके सामने हूं जी, एक बहुत बेहतरीन पॉडकास्ट लेकर के। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो एक बहुत ही स्पेशल शख्सियत हैं। वो मेरे दिल के भी बहुत करीब हैं एंड वो अपने प्रोफेशन में भी बहुत ही एक्सपर्ट हैं। हम सबको जीवन में कभी ना कभी ईयर रिलेटेड प्रॉब्लम या नोज रिलेटेड प्रॉब्लम, चाहे वो साइनस की हो, ईयर इन्फेक्शन हो या गला खराब होना, ये जिंदगी में कभी ना कभी ज़रूर हुई होती है। और अक्सर हम इंफॉर्मेशन या नॉलेज की कमी की वजह से कोई ना कोई गलती कर बैठते हैं। दोस्तों, उस ऊपर वाले ने हमें बहुत ही खूबसूरत सेंसेस से नवाजा है। हमारे आज के गेस्ट हैं डॉक्टर सचिन गोयल, जो इन्हीं सेंसेस में से कुछ बेहतरीन सेंसेस के एक्सपर्ट हैं। तो बिना किसी देरी के, बिना किसी विलंब के, डॉक्टर सचिन गोयल जो कि ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं, उनको अपने इस मंच पे निमंत्रण देते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार सर। कैसे हैं जी आप? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ सर। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय निकाला हमारी ऑडियंस के लिए। तो बहुत सारे सवाल हैं मेरे पास आपसे पूछने के लिए। एक सबसे कॉमन सवाल से मैं शुरू करना चाहता हूँ, ईएनटी स्पेशलिस्ट आखिर में करते क्या हैं? सर, ईएनटी बेसिकली मीन्स ईयर, नोज एंड थ्रोट। सो हम डील करते हैं बॉडी की 5 स्पेशल सेंसेस में से 3 सेंसेस में, जो कि है हियरिंग, स्मेल एंड टेस्ट। इसके अलावा वी डील विद वॉइस, आवाज़ एक इंसान की पहचान है। बिल्कुल। तो वॉइस रिलेटेड प्रॉब्लम सारी, एंड खाना खा पाना, जिसको हम बोलते हैं स्वॉलोइंग। इन सब से ईएनटी स्पेशलिस्ट डील करते हैं। ग्रेट। डॉक्टर साहब, कौन से ऐसे कॉमन सिम्टम्स हैं जो जब इंसान को आने लगे तो ज़रूरी है कि उसे एक ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए? सर, आजकल ये देखा गया है, पोल्यूशन बोल लीजिए, जनरलाइज लो इम्यूनिटी बोल लीजिए, हमें बार बार गला खराब होता है, नाक बंद होती है, छींकें आती हैं, जुकाम होता है, हेडेक रहते हैं। ये सब ईयर, नोज एंड थ्रोट से रिलेटेड है। तो इनमें से अगर कुछ भी होता है तो वी शुड कंसल्ट अ स्पेशलिस्ट। राइट। डॉक्टर साहब, आपके अनुभव में इनमें से सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम क्या रहती है? जो पेशेंट्स आपके पास आते हैं, अधिकतर कौन सी समस्या आपने सबसे ज़्यादा देखी है? सर, मोस्ट कॉमन अगर आप पूछें तो मैं बोलूँगा एलर्जीज बहुत कॉमन है। रात को नाक बंद होना, छींकें आना, नाक बहते रहना, गला भारी होना, वॉइस खराब होना, ईयर से डिस्चार्ज आना, कान बहना जिसको बोलते हैं, ये काफ़ी कॉमन है। एंड आई वुड से एटलीस्ट 50-60% पीपल ऑन अ डेली बेसिस, रोज़मर्रा में इन प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या ईयर, नोज और थ्रोट प्रॉब्लम्स ये आपस में रिलेटेड हैं? सर, बिल्कुल रिलेटेड है। एंड ज़रूरी नहीं है सारी रिलेटेड हो, बट सिंस हमारा नाक पीछे से हमारे गले से कनेक्टेड है, सांस नाक से गले में जाती है, और नाक एक पाइप होता है जिसको हम यूस्टेशन ट्यूब बोलते हैं, उससे कान से कनेक्टेड है। तो अगर कोई भी इन्फेक्शन नाक में शुरू होता है तो वो गले के इन्फेक्शन में और कान के इन्फेक्शन में बहुत ईजिली कन्वर्ट हो जाता है, अगर उसका समय रहते ध्यान ना रखा जाए। डॉक्टर साहब, क्या जो कॉटन बड्स आती हैं, ईयर बड्स, उनसे कान साफ करना सही रहता है या ये नुकसानदायक है? सर, बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है, हमें ये नहीं करना चाहिए। उसका एक बहुत ही कॉमन सेंस वाला रीज़न है। जो हमारा ईयर कनाल है, जो रास्ता है, उसका डायमीटर लगभग उतना ही है जितना एक ईयर की कॉटन बड का होता है। तो बड़ी नेचुरल सी बात है, जब डायमीटर सेम है तो कुछ भी बाहर नहीं निकाल पाएगा। तो वो चीज़ों को और अंदर पुश कर देता है, एंड उससे नए इन्फेक्शन इंट्रोड्यूस होते हैं, चोट लग जाती है, बहुत बार खून आ जाता है। तो वो ज़्यादातर डैमेजिंग ही होता है रादर देन हेल्पफुल। तो फिर जो नेचुरली ईयर वैक्स प्रोड्यूस हो रहा है, इसको क्या नहीं निकालना चाहिए, ये अपने आप क्लीन होता है? सर, बॉडी का बड़ा ब्यूटीफुल मैकेनिज्म है, जिसमें जो भी सेल्स हैं, जो स्किन शेड हो रही है कान में, वो ऑयल के साथ मिलके वैक्स बनाती है, और वो सेल्स अंदर से बाहर अपने आप माइग्रेट करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द पीपल, अनलेस एंड अनटिल, अगर वो अपना कान नहीं छेड़ रहे हैं तो उन्हें क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो वैक्स धीरे धीरे अपने आप बाहर आता रहता है। पर अगर हम बहुत ज़्यादा कॉटन बड्स, या लोग चाबी से छेड़ते हैं, माचिस की तिल्ली से छेड़ते हैं,
या बहुत ज़्यादा ईयरबड यूज़ करते हैं तो वो मैकेनिज्म डिसरप्ट होते हैं, स्किन डैमेज होती है, फिर वो अपने आप क्लीन होना बंद हो जाता है। तो इसीलिए जितना कम मैनिपुलेट करें, जितना कम छेड़खानी करें तो उतना अच्छा बेहतर है। डॉक्टर साहब, ये पता कैसे चलता है कि कान में कोई इन्फेक्शन हो चुका है? सर, आपको कान भारी लगेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि साउंड थोड़ी मफल्ड आ रही है, थोड़ी कम आ रही है, आपको ऐसा लगेगा कि कान गीला है, और आपको दर्द भी होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंडिंग क्या बीमारी है। एंड कोई भी अगर सिम्टम इस तरह से शुरू होता है तो हमें पता है कि ईयर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही है। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ईयरफोन्स हो गए या हेडफोन्स हो गए या ईयरबड्स जिन्हें हम कह देते हैं, इनका इस्तेमाल किस हद तक नुकसानदायक हो सकता है? स्पेसिफिकली जो ईयरबड्स हैं जो आपके कान के अंदर जाते हैं, वो सिर्फ ना इस कार्टिलेज पे जोर डाल रहे हैं और उनको प्रेशर दे रहे हैं, बल्कि जो डायरेक्ट साउंड है वो डिलीवर हो रही है आपके ईयर ड्रम पे, कान के पर्दे पे। तो वो ओवर अ लॉन्ग टाइम अगर बहुत लाउड म्यूज़िक या लाउड साउंड सुना जा रहा है तो डेफिनेटली इनर ईयर के जो हेयर सेल्स हम बोलते हैं, जो एक साउंड को ऑडियो से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, उनके डैमेज का कारण बनते हैं। एंड हमें कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। लाउड नॉइजेस तो फॉर अ प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर आर नॉट रिकमेंडेड। राइट। किस सिम्टम को जब हम एक्सपीरियंस करें, जैसे आप ये बात बता रहे हैं कि ईयर प्लग्स या ईयरफोन्स या हेडफोन्स यूज़ करने पे समस्या आ जाती है, तो किस अवस्था पे एक इंसान को ईएनटी स्पेशलिस्ट को कंसल्ट कर लेना चाहिए? मतलब उसे क्या सिम्टम्स महसूस होने शुरू हो जाएंगे? सर, कान भारी होना, सुनाई कम होना, और कान में दर्द होना। इनमें से कुछ भी हो तो पहले ईएनटी स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। मतलब इग्नोर नहीं करने चाहिए ये सिम्टम्स। राइट। सो आपने एक बात और कही कि बहुत ज़्यादा लाउड नॉइस सुनना भी खतरनाक है, उससे अवॉइड करना चाहिए। सर, ये एक नोन एंटिटी है जिसको हम अपनी भाषा में नॉइज इंड्यूस्ड हेयरिंग लॉस बोलते हैं। ये पहले ज़्यादातर ऑक्यूपेशनल हैजार्ड था कि जो लोग फैक्ट्रीज में काम करते हैं, जो मेटल वर्क्स करते हैं जिनमें लाउड बैंगिंग काफ़ी ज़्यादा होता है, या कोई आर्मी पर्सन है जिनमें फायरिंग वगैरह की यूज़ होता है, तो उन लोगों में ज़्यादा देखा जाता था। बट अब ये आमतौर पे बहुत कॉमनली बच्चों में देखा जाने लग गया है। 20 साल के बच्चों को सुनाई देना कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो दिन भर ये लाउड नॉइज़, लाउड साउंड सुनते रहते हैं। अभी कल ही मेरे पास एक पेशेंट आए थे, वो रात को, उनकी आदत ऐसी बन गई है, उनकी मदर कंप्लेन कर रही थी, 19-year-old गर्ल, कि वो रात को ईयरबड लगा के सो जाती है। क्यों? क्योंकि आदत ऐसी बन गई है कि हम कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और देखते देखते सो जाते हैं, एंड वो ईयरबड लगा रह जाता है। वो नेचुरल सी बात है, वो कान में प्रेशर डालता है, स्किन भी डैमेज करता है, एंड इट कैन लीड टू प्रॉब्लम्स। अच्छा डॉक्टर साहब, नाक से खून आने की क्या वजह रहती है, क्या कारण होते हैं? इसके काफ़ी कारण है सर, और एज पे डिपेंड करता है कि ये किस कारणवश हो रहा है। ये चीज़ बच्चों में बहुत कॉमनली देखी जाती है, क्योंकि बच्चों की एक हैबिट होती है, वो नाक में उंगली डालते हैं, स्क्रैच करते रहते हैं। तो उससे क्या होता है, ये जो बीच की हड्डी है जिसको हम सेप्टम बोलते हैं, ये काफ़ी वैस्कुलर स्ट्रक्चर है। इसमें काफ़ी सारी ब्लड वेसल्स एंड कैपिलरीज रहती हैं जो कि डैमेज हो जाती हैं और वो खून आना शुरू हो जाता है। अगर अडल्ट्स की बात करें तो देयर कैन बी सर्टेन ट्यूमर्स, देयर कैन बी सर्टेन इन्फेक्शंस व्हिच स्टार्ट ब्लीडिंग, एंड ये चीज़ बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करनी चाहिए। इसको जितना जल्दी से जल्दी दिखा दिया जाए एक स्पेशलिस्ट को, उतना अच्छा रहता है। राइट। डॉक्टर साहब, साइनस वर्ड अक्सर हम लोग सुनते हैं कि इसे साइनस की प्रॉब्लम है, तो ये साइनस एक्चुअल में है क्या, और कॉमन कोल्ड से ये कैसे डिफरेंट है? सर, साइनस एक बॉडी का पार्ट है जो बनाया गया है स्कल को लाइट रखने के लिए। राइट। इसमें देर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ साइनसेस, अलग अलग। मैक्सिलरी साइनस यहाँ होता है, फ्रंटल साइनस यहाँ होता है, इथमॉइड साइनस यहाँ नाक के बीच में होता है, एंड स्फेनॉइड साइनस पीछे होते हैं। तो दे आर बेसिकली रेजोनेटिंग ऑर्गन्स। ये आपकी वॉइस को भी रेजोनेट करते हैं, ये आपके स्कल को बाउंड बनाते हैं। एंड जब हम बोलते हैं साइनस की बीमारी है, उसका मतलब ये है कि इसमें अब डिस्चार्ज, पस या म्यूकस जमा होने लग गया है, एंड वो जमा होके इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, एंड उससे सिम्टम्स आते हैं। तो कॉमन कोल्ड से ये किस तरह से डिफरेंट होता है? सर, कॉमन कोल्ड इज नॉट साइनस। साइनस तभी बनेगा जब आपके साइनस में बलगम या पस इकट्ठा हो रहा है।
कॉमन कोल्ड इज बेसिकली रनिंग नोज, जिसमें नाक की जो म्यूकोजा है वो डिस्चार्ज प्रोड्यूस करती है एंड वो बहता है, दैट इज कॉमन कोल्ड। तो हर कॉमन कोल्ड साइनस नहीं है और हर एलर्जी साइनस नहीं है। लोग आमतौर पे ये कंफ्यूज करते हैं कि मेरी नाक बहती रहती है, मुझे छींकें आती हैं तो मुझे साइनस हो गया है। नहीं, ये सिर्फ एक सिंपल एलर्जी हो सकती है एंड साइनस इन्फेक्शन में ज़रूरी नहीं है कि ये तब्दील हो। क्या साइनस का परमानेंट इलाज है? बिल्कुल है सर, साइनस का परमानेंट इलाज है, क्योंकि साइनस ओपनिंग्स रेगुलर एलर्जी से या बार बार इन्फेक्शन होने के कारण जो साइनस की ओपनिंग है जिससे कि वो बलगम नोज में अपने आप ड्रेन होता है, वो ओपनिंग्स बंद हो जाती। तो वो ओपनिंग्स अगर अच्छी सर्जरी से खोल दी जाएं तो वो एक परमानेंट इलाज होता है, फिर वो दोबारा बंद नहीं होती। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे नाक बंद हो जाना एक कॉमन प्रॉब्लम है बच्चों में या किसी भी एज ग्रुप में, सो इसका इमीडिएट रिलीफ क्या है? कुछ आप ऐसा टिप दे सकते हैं कि सबसे पहला क्या करना चाहिए इसमें? सबसे पहला, सबसे नेचुरल तरीका सर, स्टीम लेना है। प्लेन पानी की, उसमें कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। हम एक स्टीम लें जो क्या करती है, नोज़ को वेंटिलेट करती है, साइनसेस को वेंटिलेट करती है एंड जो डिस्चार्ज है वो मोस्ट ऑफन अपने आप निकल जाता है। बट कई बार एज रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे बच्चों में देयर इज समथिंग कॉल्ड एडेनॉइड्स, जैसे गले में टॉन्सिल होता है, जैसे नाक के पीछे एडेनॉइड होता है, वो बच्चों में कई बार ओवर ग्रो कर जाता है, जिसकी वजह से बच्चों की नाक जो है वो रात को बंद हो जाती है एंड आप देखेंगे कि काफी बच्चे मुंह खोल के सो रहे होते हैं, खराटे ले रहे होते हैं, जो कि खराटे बड़ों की प्रॉब्लम बोली जाती है, पर आजकल बच्चों में भी बहुत कॉमन है, क्योंकि एलर्जीज और पोल्यूशन की वजह से एडेनॉइड्स की ग्रोथ बढ़ जाती है और वो नाक बंद कर देती है। तो ऐसे में क्या है, फिर कुछ सर्जिकल ऑप्शंस ही बचते हैं? नहीं सर, अगर हम इस चीज़ को बिल्कुल स्टार्टिंग टाइम में डायग्नोज कर लें एंड लोग हमारे पास सही टाइम पे आ जाएं तो हम दवाइयों से भी उन एडेनॉइड्स को कम कर सकते हैं। इवेंचुअली एडेनॉइड्स को 12 साल की उम्र तक कम हो ही जाना है, क्योंकि ये बॉडी का मैकेनिज्म है। एक इम्यूनिटी के तौर पे भगवान ने एडेनॉइड्स बनाए हैं, पर जब हम उसकी केयर नहीं करते हैं, बच्चों को बार बार सर्दी जुकाम होने देते हैं, ध्यान नहीं रखते हैं, तो फिर वो बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाते हैं और फिर जैसे आप बोलते हैं रक्षक भक्षक बन जाता है, तो वो सिचुएशन आ जाती है और फिर हमें उनको निकालना पड़ता है। तो सही टाइम पे अगर इलाज शुरू हो तो सिर्फ दवाइयों से भी ठीक हो सकता है। ग्रेट। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने कई लोगों को ये भी सुना है कि जैसे कॉन्जेनिटली नाक की शेप टेढ़ी होती है, आई थिंक डेविएटेड नेजल सेप्टम उसे कहते हैं, तो क्या इसका इलाज करवाना ज़रूरी है? ये क्या कॉम्प्लिकेशंस कर सकता है? सर, इसमें दो बातें हैं। एक है कॉस्मेटिक, कि आपकी नाक बाहर से कैसे दिखती है, दैट इज कंप्लीटली कॉस्मेटिक। दूसरा है नाक में अंदर सांस लेने का स्पेस कितना है। अगर डिविएटेड नेजल सेप्टम है और वो काफ़ी ज़्यादा है तो वो नाक को अंदर से ब्लॉक कर देता है, तो दैट बिकम्स अ फंक्शनल प्रॉब्लम। आपको सांस लेने में प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसका रेक्टिफिकेशन तो डेफिनेटली करना चाहिए, क्योंकि वो आपके फंक्शन को, रेगुलर ब्रीदिंग को, आपकी एक्सरसाइज कैपेसिटी को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है। पर अगर सिर्फ नाक बाहर से टेढ़ी है, आपको नाक बंद महसूस नहीं होती, तो वो एक चॉइस की बात है कि आप कॉस्मेटिकली उसको ठीक कराना चाहते हैं कि नहीं कराना चाहते। राइट। डॉक्टर साहब, अक्सर बच्चों में मैं सुनता हूँ गला खराब है, आए दिन गला खराब है, तो ये गला खराब होना एक्चुअल में मेडिकल की लैंग्वेज में ये क्या है और इसकी क्या वजह रहती है? सर, गले के काफ़ी पार्ट्स हैं, जैसे एक हो गया फेरिंग्स जो पीछे का गला है, एक हो गया टॉन्सिल जो अगेन एक इम्यूनिटी ऑर्गन है, फिर हो गया लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या होता है? ये वॉइस बॉक्स। तो अगर इनमें से कुछ भी खराब होता है तो गले में भारीपन होना, निगलते हुए दर्द होना, ना सटक पाना, ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और इनको ओवरऑल एक लेमन लैंग्वेज में गला खराब होना बोल दिया जाता है। तो इसका मोटे तौर पे अगर आप रीज़न समझें तो वो हमारी हैबिट्स हैं। जो लोग बाहर का खाना ज़्यादा खाते हैं, ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं या चिल्लाते ज़्यादा हैं, बोलते ज़्यादा हैं, तो उन लोगों में आवाज़ बैठ जाती है, गला ख़राब हो जाता है एंड उसको हम ठीक कर सकते हैं। अच्छा, अभी आपने जिक्र करा गला बैठ जाना, सो एक्चुअल में ये क्या है गला बैठ जाना? आवाज़ एकदम से क्यों बदल जाती है कुछ लोगों में? सर, हमारे बॉडी में एक बहुत अच्छा ऑर्गन है जिसको लैरिंग्स बोलते हैं। उसमें 2 वोकल कॉर्ड्स दिए हैं भगवान ने, दे आर लाइक अ वी शेप्ड, 2 वोकल कॉर्ड्स हैं। जब हम बोलते हैं तो वो मिलती हैं आपस में, वाइब्रेट करती हैं एंड साउंड बनता है। जब वो हम सांस लेते हैं तो वो खुलती हैं, उनके बीच में हमारी विंड पाइप रहती है और वो सांस बीच में से
होके गुजर के लंग्स में जाती है। राइट। तो गला खराब होने का जब आवाज़ बैठती है उसका मतलब है कुछ पैथोलॉजी है, कोई बीमारी है जो आपकी वोकल कॉर्ड्स को उनका नॉर्मल फंक्शन नहीं करने दे रही है। दे कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड उसका इलाज पॉसिबल है। राइट। अक्सर मैंने बिकॉज मैं भी टीचिंग प्रोफेशन में हूँ तो टीचर्स को बहुत ज़्यादा बोलना पड़ता है सारा दिन, कई बार लंबे लंबे लेक्चर्स होते हैं, तो अक्सर हमें महसूस होता है कि गला बैठ गया है, आवाज़ भारी हो गई है। तो ऐसे में आप कुछ सजेशन देना चाहेंगे कि किस तरह से इस चीज़ को रोका जाए या मिनिमाइज़ किया जा सके? ये बिल्कुल किया जा सकता है सर। और अब जैसे आपने टीचर्स की बात करी, ऐसे ही एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं वोकल नोड्यूल्स। उसका दूसरा नाम ही टीचर्स नोड्यूल्स या सिंगर्स नोड्यूल्स है। क्योंकि ये उन्हीं लोगों में देखा जाता है जिनको ज़्यादा बोलना पड़ रहा है। और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि वोकल कॉर्ड ज़्यादा यूज़ हो रही है, तो उनका वाइब्रेटिंग पॉइंट जो है वहाँ पे डैमेज होता है छोटा छोटा, एंड वो छोटी छोटी गांठें बना देता है। तो वो चीज़ ना हो उसके लिए हम थोड़ी बहुत बेसिक प्रिकॉशंस ले सकते हैं कि अगर हमें बोलने का काम है तो एक तो पानी ज़्यादा पिए, बीच बीच में ब्रेक लें, कंटिन्यूसली ज़्यादा लंबे टाइम तक ना बोले, चिल्लाए ना, और थोड़ा सा एसिडिटी से बचाएं अपने आप को, क्योंकि वो जितना एसिड ऊपर आएगा वो गला जलाएगा और आपका गला खराब करेगा। राइट। अक्सर मैंने कई लोगों में डॉक्टर साहब ये चीज़ देखी है कि जिन्हें एसिडिटी की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है उन्हें एक हल्की खांसी बनी रहती है लगातार। सो इसका मतलब ये एसिड रिफ्लक्स जो है इसकी वजह बनता है। बिल्कुल, ये बहुत कॉमन है सर। राइट। कई लोगों की खांसी आप ठीक ही नहीं होती है। आप उनको चेस्ट फिजिशियन को भी दिखा लेते हैं, आप एक्सरे भी करा लेते हैं, आप सब कुछ करा लेते हैं, बट वो खांसी चलती रहती है। राइट। क्यों? क्योंकि क्या हो रहा है, पेट में जो एसिड बनता है वो खाने के साथ जैसे ही हम लेटते हैं वो ऊपर आता है। राइट। वो एसिड आके ऊपर आपका गला जलाता है। गला जलता है तो थोड़ा थोड़ा वहाँ सिक्रीशंस प्रोड्यूस होते हैं जो एक कांस्टेंट इरिटेशन प्रोड्यूस करते हैं, एंड फिर हम उसके लिए क्या करते हैं, राइट, वी स्टार्ट थ्रोट क्लियरिंग। अब ये थ्रोट क्लियरिंग उसको क्लियर नहीं कर रहा है, वो और छोटी छोटी चोट कर रहा है वहाँ पे, राइट, जिससे कि एक विशियस साइकिल बन जाती है कि उन्हें थ्रोट क्लियर करना पड़ रहा है, इरिटेशन बढ़ रही है, फिर से थ्रोट क्लियर करना पड़ रहा है, एंड इट्स अ साइकिल। राइट। तो उसके लिए अपना एक तो चेकअप कराएं, नंबर 1। नंबर 2, थोड़ा पानी ज़्यादा पिए, राइट, बीच में ब्रेक लें और थ्रोट क्लियर ना कर करके अपने पास पानी रख के एक घूंट पानी पीजिए, वो सब सेटल हो जाएगा। ठीक है, मतलब जिस वजह से वो एसिड आपको बन रहा है उस वजह को भी आपको जो है उसका निवारण करना ज़रूरी है। बिल्कुल। राइट। थ्रोट इन्फेक्शन में मैं अक्सर ये चीज़ सुनता हूँ कि एंटीबायोटिक लेंगे तो तभी ठीक होगा, तो क्या ये ज़रूरी है कि थ्रोट इन्फेक्शन में आपको हमेशा एंटीबायोटिक देनी ही पड़ती है? बिल्कुल ज़रूरी नहीं है सर। एंटीबायोटिक जैसे बोलते हैं, इट इज़ एंटी बैक्टीरियल। राइट। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो आजकल होता है वो थ्रोट इन्फेक्शन वायरल होते हैं। ओके। अगर उन वायरल इन्फेक्शंस का ध्यान ना रखा जाए तो वो सेकेंडरी बैक्टीरियल, वायरस के ऊपर बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ जाता है, तब तो हमें एंटीबायोटिक खानी चाहिए। अगर वो सिंपली एक प्योर वायरल इन्फेक्शन है तो उसमें कोई एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं। राइट। डॉक्टर साहब, स्मोकिंग का या अल्कोहल का हमारी थ्रोट हेल्थ पे क्या एडवर्स इफेक्ट है? सर, ये दोनों इरिटेंट्स हैं। अगर किसी भी तरह का इरिटेंट कंटिन्यूसली आपका गला जला रहा है या आपकी म्यूकोजा अंदर की स्किन को डैमेज कर रहा है तो ओवरऑल इट इज़ गोइंग टू कॉज हार्म। स्मोकिंग एज अ फैक्टर, आप अगर जाने तो सिगरेट्स में 7000 केमिकल्स होते हैं, 7000 केमिकल्स होते हैं, जिसमें मोर देन 70 नॉन कार्सिनोजेंस है। राइट। जैसे कि एल्डिहाइड्स, जैसे कि नाइट्रोसमीन्स, जैसे कि पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, तो दे आर नॉन कार्सिनोजेंस, एंड वो अगर कॉन्टिन्यूसली आप अपनी स्किन को, म्यूकोजा को उनसे डैमेज करते रहेंगे तो वो नेचुरली एक गंभीर बीमारी में बदल सकते हैं। डॉक्टर साहब, खर्राटे की समस्या या स्नोरिंग की समस्या आजकल बहुत कॉमन हो गई है, सो ये क्यों होता है? एक्चुअल में स्नोरिंग क्या है? सर, स्नोरिंग सिर्फ एक सिम्टम है, बीमारी नहीं है। बीमारी जो इसमें पीछे है वो है स्लीप एपनिया। राइट। स्नोरिंग 4 लेवल पे होता है। कहीं पे भी हम सांस ले रहे हैं रात को सोते हुए एंड ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, रुकावट हो रही है, तो वो एक खर्राटा प्रोड्यूस करता है, एक स्नोर प्रोड्यूस करता है। तो दे कैन हैपन बिकॉज जो रुकावट है वो नाक में है, पैलेट में यानी कि आपके तालू में है, जीभ पीछे गिर जाती है, एंड उसकी वजह से हो रहा है, या लैरिंग्स का कार्टिलेज बंद हो जाता है। तो इनमें से कुछ भी होगा तो ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो साउंड आएगी। इसमें मेन बीमारी जो है वो है स्लीप एपनिया, जिसमें क्या होता है कि
ऑल्दो लोग 6-7 घंटे सो रहे हैं, पर जब वो सुबह उठते हैं वो फ्रेश नहीं होते, राइट, उन्हें पूरे दिन नींद आती रहती है, कहीं भी खाली बैठेंगे तो एकदम दिल डोज ऑफ। राइट, ऐसा क्यों? क्योंकि स्लीप ड्यूरेशन तो है पर स्लीप क्वालिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि सांस कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्ट होती है सोते हुए, उस वजह से ऑक्सीजन लेवल्स बॉडी के फॉल करते हैं। जब ऑक्सीजन लेवल फॉल करेंगे तो नेचुरल सी बात है कि ब्रेन को उतना ऑक्सीजनेशन नहीं मिलता एंड ब्रेन डज नॉट वेक अप एज फ्रेश एज इट शुड बी। राइट, तो खराटे की समस्या क्या केवल ओवरवेट या मोटे लोगों में ही होती है या ऐसा ज़रूरी नहीं है? सर मोस्टली ओवरवेट लोगों में होती है, बट ऐसा ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। ये नॉर्मल BMI वाले लोगों में भी देखा जाता है। अगर किसी की नाक की हड्डी बहुत ज़्यादा टेढ़ी है या नाक बंद है किसी कारणवश, तो उनको भी ये समस्या हो सकती है। राइट, तो अगर किसी इंसान को ये समस्या है स्नोरिंग की, तो उसे क्या करना चाहिए? क्या कुछ लाइफस्टाइल में भी मॉडिफिकेशंस चाहिए या उसे ENT स्पेशलिस्ट से मिलना ही चाहिए? सर सबसे पहले जो हम अपने लेवल पे कर सकते हैं वो है कि एक रेगुलर एक्सरसाइज, एक रेगुलर लाइफस्टाइल ऐसा बनाया जाए जो कि काफ़ी सीडेंटरी ना हो। हम अपनी फिजिकल एक्टिविटी अच्छी रखें, अपना वेट मेंटेन करें, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये सिचुएशन उसी चीज़ से अवॉइड हो जाएगी। राइट, बट अगर हमें लग रहा है कि हम अपनी तरफ से सब कुछ कर रहे हैं या हम और कुछ नहीं कर पा रहे हैं इस चीज़ को हेल्प करने के लिए, तो उनको डेफिनेटली एक ENT स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए, जो उनका पूरा एक एग्जामिनेशन करके ये ढूंढ सकते हैं कि सोते हुए जो ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है वो किस लेवल पे हो रही है एंड उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। राइट, तो इसके लिए क्या कुछ सर्जिकल ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं स्नोरिंग को ठीक? मेडिसिनल भी हैं, राइट, वेट लॉस रेजिम्स भी हैं, कुछ मशीनेज आती हैं जिनको हम CPAP बोलते हैं, जो एक पॉजिटिव प्रेशर के साथ सांस देते हैं, और सर्जरीज तो डेफिनेटली हैं जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है उसको सर्जिकली करेक्ट किया जा सकता है एंड आपको सांस लेने की कैपेसिटी ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीव करके आपकी स्लीप क्वालिटी को बेटर बनाया जा सकता है। और डॉक्टर साहब, अगर स्नोरिंग की इस समस्या को लंबे समय तक इग्नोर किया जाए तो इसके और क्या क्या बुरे प्रभाव हो सकते हैं? सर जैसा कि मैंने बताया कि अगर रात को सांस रुक रही है, ऑक्सीजन लेवल्स फॉल कर रहे हैं, तो आपके सारे बॉडी पार्ट्स में वो ऑक्सीजन को प्रवाहित करने के लिए आपके हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है। राइट, आपके हार्ट को हार्ट रेट बढ़ेगा, राइट, इट हैज़ टू पंप मोर नंबर ऑफ टाइम्स, उस पर लोड बनता है, और इमेजिन करिए ये चीज़ हर रात हो रही है। राइट, तो ये एक क्रॉनिक प्रॉब्लम है जो कि हार्ट के लोड को अल्टीमेटली बढ़ा के BP, स्ट्रोक जैसी प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट कर सकती है। राइट, डॉक्टर साहब, छोटे बच्चों की एक अक्सर हम प्रॉब्लम देखते हैं कि बच्चे नाक में या कान में कोई ना कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट, रुई या कोई भी ऐसी चीज़ फंसा लेते हैं, तो ऐसे में सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? सर सबसे पहला स्टेप ये होना चाहिए कि अगर वो चीज़ आपको सामने सामने नहीं दिख रही या आप इक्विप्ड नहीं हैं उसको डील करने के लिए, तो उसको छेड़े ना। आधे से ज़्यादा मरीज़ जो हमारे पास इस प्रॉब्लम के साथ आते हैं उनमें हमने ये देखा है कि वो खुद छेड़ के, खुद उसको निकालने की कोशिश करके या किसी एक ऐसे फिजिशियन को दिखा के कोशिश कर चुके होते हैं और अल्टीमेटली ब्लीडिंग हो रही होती है। क्यों? क्योंकि वो चीज़ निकलती नहीं है और डैमेज ज़रूर हो जाता है, तो फिर एक स्पेशलिस्ट के लिए भी वो प्रोसेस लंबा हो जाता है। तो आई वुड से कि आप एक स्पेशलिस्ट के पास जाएं जो उसको बहुत आसानी से इन लोकल एनेस्थीसिया ही निकाल सकते हैं। राइट, डॉक्टर साहब, इन रूटीन जो है एक इंसान को कितने समय पे ENT हेल्थ चेकअप के लिए स्पेशलिस्ट के पास विजिट करते रहना चाहिए? सर आई थिंक बियॉन्ड 40 आपको एवरी ईयर यू शुड गेट एन ENT एग्जामिनेशन डन, ENT चेकअप कराना चाहिए। राइट, क्योंकि कई चीज़ें हैं जो आपको रोज़मर्रा में परेशान कर रही होती हैं, बट हमें आदत है इग्नोर करने की, तो हम इग्नोर करते रहते हैं, तो उनका जब तक सही टाइम पे निवारण नहीं होता तो वो एक लंबी बीमारी में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उसका समय रहते उपचार हो जाता है तो बहुत आसानी से हो जाता है एंड चीज़ें ठीक हो जाती हैं। और ये जो आप चेकअप कह रहे हैं ये नॉर्मली आम छोटे शहरों में ही उपलब्ध है या इसके लिए बड़े हॉस्पिटल में ही जाना होगा? सर हर जगह वो उपलब्ध है। एक अगर कोई ENT प्रैक्टिशनर है जो कि आजकल हर जगह अवेलेबल है, तो दे कैन वेरी इजीली एग्जामिन बाय द टेक्नोलॉजिकल मेथड्स दे हैव, कि एक ऑटोस्कोप से या एक टॉर्च से वो सब कुछ देख सकते हैं कि सब ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। हाँ, अगर कोई आपके स्पेशलाइज सिम्टम्स हैं, अगर उनको स्पेशलाइज चेकअप या इलाज की ज़रूरत है, तो दैट कैन बी डन एट अ बिगर हॉस्पिटल। राइट, डॉक्टर साहब, सीजनल फ्लू या फ्रीक्वेंट थ्रोट इन्फेक्शन से बचने के लिए क्या क्या किया जा सकता है? सर एकमात्र वर्ड है इम्यूनिटी। राइट, ईट हेल्दी,
अपना जो विटामिन हेल्थ है, जो मिनरल हेल्थ है, उसको मेंटेन कीजिए। एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी बनाए रखिए एंड जितनी अच्छी आप अपनी इम्यूनिटी बना के रखेंगे उतना कम आप बीमार पड़े। कोल्ड ड्रिंक पीने से क्या गला खराब होता है? सर बिल्कुल हो सकता है। ओके। बट ये ऐसी बात है जैसे कोई चीज़ मुझे सूट करे ज़रूरी नहीं है आपको करे, कोई चीज़ आपको सूट करे ज़रूरी नहीं है मुझे करे। राइट। तो अगर मैं कोल्ड चीज़ों के या ठंडी चीज़ों के लिए सेंसिटिव हूँ, मेरा गला वो चीज़ें नहीं ले पाता है, तो वो चीज़ मेरे लिए डैमेजिंग होगी। पर कोई 10 साल से अगर कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, तो उसका मतलब ये नहीं वो चीज़ हानिकारक नहीं है। राइट। तो अगर आपको कोई चीज़ सूट नहीं करती है तो वो ना लीजिए। कोल्ड ड्रिंक तो वैसे भी स्वीटेंड एरेटेड ड्रिंक है, तो इट्स प्योर शुगर, तो जितना अवॉइड किया जाए उतना अच्छा है। ठीक है। डॉक्टर साहब, क्या साइनस की जो प्रॉब्लम है जिसका अभी हम जिक्र कर रहे थे, अगर इसका इलाज सही समय पे ना कराया जाए तो इसके और क्या क्या एडवर्स इफेक्ट्स हो सकते हैं? क्या इससे हेयर लॉस भी हो सकता है? सर हेयर लॉस डायरेक्टली ऐसे नहीं होता है, पर डेफिनेटली अगर साइनस में इन्फेक्शन है तो वो फीवर करेगा, वो आपकी जनरल वेलबींग को अफेक्ट करेगा, आपको हेडेक्स होने लगेंगे। काफ़ी लोगों में हम सुनते हैं ऑफिस हेडेक्स। ऑफिस हेडेक्स क्या होते हैं? सुबह ऑफिस पहुँचे और सर में दर्द शुरू हो जाता है। राइट। वो क्यों? क्योंकि उनके फ्रंटल साइनसेस में इन्फेक्शन होता है। राइट। एंड वो चीज़ें आपकी डेली रूटीन को, डेली लाइफ को काफ़ी हद तक प्रभावित करती हैं एंड यू आर सफरिंग ऑलमोस्ट डेली, बट हम इग्नोर करते रहते हैं एंड वो चीज़ें बीमारी बन जाती हैं। ग्रेट। डॉक्टर साहब, आप ये शो शुरू होने से पहले मुझसे लैरिंजियोलॉजिस्ट के बारे में जिक्र कर रहे थे, सो थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को बताइए, हु इज़ अ लैरिंजियोलॉजिस्ट, क्या करते हैं और आम भाषा में हम लोगों को ये कैसे समझा सकते हैं? सर लैरिंगोलॉजिस्ट इज समबडी, वो है जो लैरिंग्स से डील करते हैं। लैरिंग्स मतलब वॉइस बॉक्स। राइट। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है बॉडी का, जो कि ना सिर्फ वॉइस प्रोड्यूस कर रहा है, इसका बहुत मेजर रोल रहता है आपके सांस लेने में और मेजर रोल रहता है आपका खाना खाने में। अगर आपको कोई भी वॉइस एयरवे का मतलब सांस का रास्ता, राइट, और स्वॉलोइंग की प्रॉब्लम होती है, तो उनमें ये लैरिंगोलॉजिस्ट आपकी हेल्प कर सकते हैं। आप मुझे न्यूरो पेशेंट्स में जो स्वेलोइंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उनके बारे में भी कुछ जिक्र कर रहे थे, तो थोड़ा सा वो भी बताइए। सर आमतौर पे ये देखा जाता है कि अगर एक न्यूरो पेशेंट है जिनको स्ट्रोक आया है फॉर एग्जांपल, तो उनकी काफ़ी चीज़ें धीरे धीरे ठीक हो जाती हैं, बट वो खाना नहीं खा पाते। उनको नाक में नली लगी होती है या पेट में नली लगी होती है, एंड वो प्रॉब्लम चलती रहती है। ये इसलिए है क्योंकि शायद उस चीज़ को शुरू में इतना सीरियसली नहीं लिया जाता और उनकी फिर स्वॉलोइंग मसल्स काफ़ी वीक हो जाती हैं एंड वो खाना नहीं खा पाते। पार्किंसंस हो गया न्यूरोलॉजिकल डिजीज़, और ऐसे काफ़ी डिजीज़ेस हैं जिनमें खाने की समस्या बन जाती है। तो उनको समय रहते, अगर हम आजकल एक दूरबीन की जांच करते हैं जिसको फीस कहते हैं, उसमें हम एक दूरबीन रखे नाक में, गले में, पेशेंट को खाना खिला के देखते हैं अलग अलग तरह का, कि क्या लिक्विड अच्छे से ले पा रहे हैं, सेमी सॉलिड अच्छे से ले पा रहे हैं, सॉलिड अच्छे से ले पा रहे हैं, और अगर नहीं ले पा रहे हैं तो क्यों नहीं ले पा रहे हैं, कहाँ पे दिक्कत आ रही है, और उसको हम ठीक कर सकते हैं बाय सम फ्यू एक्सरसाइजेज ओनली। तो अगर उस चीज़ को चैनलाइज करके ठीक से ध्यान रखा जाए तो वो एक बड़ी बीमारी नहीं बनती। राइट। डॉक्टर साहब, एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा आपसे। मैंने अक्सर कई बार पेरेंट्स को ये कहते सुना है जिनके बच्चे बहुत छोटे हैं, इन्फेंट्स हैं, कि हमारे बच्चे को ठीक से शायद सुनाई नहीं देता है। तो आई मीन इन्फेंट्स में ऐसा होने की क्या वजह हो सकती है, और कौन से लक्षण हमें देखने को मिले तो इमीडिएटली हमें डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए? ये काफ़ी गंभीर बीमारी है, बिकॉज अगर कोई बच्चा इन्फेंट है और वो जन्म से नहीं सुन रहा है, जिसके कारण की अगर पहले हम बात करें तो कारण हो सकते हैं कंजेनिटल, बाय बर्थ नहीं सुन पाते हैं, या कोई प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ है, या आपके जन्म होते ही बच्चे को आईसीयू में बहुत लंबा रहना पड़ा है, तो उसके कारण कुछ ऐसे इन्फेक्शन हो जाते हैं जो कि बच्चे को सुनाई देना बंद करवा देते हैं, जिससे बच्चा बहरा हो जाता है। एंड इसमें दूसरी समस्या क्या निकल के आती है कि जब बच्चा सुनता नहीं है तो वो बोल नहीं पाता। तो हमेशा बोला जाता है डेफ एंड डम। वाई?
क्योंकि जिसने सुना नहीं वो लैंग्वेज डेवलप नहीं कर पाता है एंड दे रिमेन म्यूट या गूंगे फॉर देयर होल लाइव्स, क्योंकि उन्होंने बोलना सीखा ही नहीं। तो ऐसे में इन बच्चों को अगर हम 3 से 5 साल के बीच में इलाज ना करें या शायद कई बार उससे पहले भी, आजकल तो हम ये सर्जरीज 1 साल पे कर रहे हैं जिसको बोला जाता है कॉक्लियर इम्प्लांट, तो इन बच्चों को सुनने की क्षमता वापस दी जा सकती है। राइट, तो दैट मीन्स कि जल्द से जल्द इस समस्या का जो है वो निवारण कर देना ही बेहतर है, वरना फिर ये लाइफ लॉन्ग हो जाएगी। जी, क्योंकि इसीलिए आजकल एक प्रोटोकॉल चलता है हर जन पे, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या कोई प्राइवेट हॉस्पिटल हो, बच्चे की हियरिंग स्क्रीनिंग की जाती है राइट फॉर एवरी चाइल्ड। एंड इंडियन गवर्नमेंट अब ये कोशिश कर रही है कि हर बच्चा जो पैदा होता है एट बर्थ इटसेल्फ हियरिंग स्क्रीनिंग कर दी जाए, ताकि हमें पता लग जाए कि किस बच्चे में आगे इलाज की ज़रूरत है, हमें केयरफुल होने की ज़रूरत है एंड वी कैन गो अबाउट। ठीक है डॉक्टर साहब, हियरिंग एड्स के बारे में भी हमें बताइए। आजकल हम सोशल मीडिया पे अलग अलग जगहों पे देख रहे हैं कि बहुत छोटे छोटे हियरिंग एड्स भी आ गए हैं, शायद राजमा के दाने जितने कान में लगाया जा सकता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा मेरे ऑडियंस को बताइए। सर, जैसे एक शर्ट हर एक को फिट नहीं आती, उसी तरह से एक हियरिंग एड सबको फिट नहीं आएगा, सबके लिए काम नहीं करेगा। इनमें काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं कि डिपेंड करता है हियरिंग लॉस कितना है, किन फ्रीक्वेंसीज पे है एंड पेशेंट कितनी आसानी से कौन सा हियरिंग एड इस्तेमाल कर सकता है। अगर कोई एक हियरिंग एड बहुत छोटा है तो नेचुरल सी बात है उसकी एम्पलीफिकेशन पावर कम रहती है, तो वो बिल्कुल, अगर सुनाई कम होनी शुरू हो रही है तो आप यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा सुनाई कम हो गई है तो वो काम नहीं करेगा। एंड इसी तरह से पेशेंट का पूरा चेकअप करके, उनका एक हियरिंग टेस्ट करके उनको हियरिंग एड बताया जाता है जो कि उनको यूज़ करना चाहिए। क्योंकि जैसे आप ऐसे समझिए, अगर किसी की आंख में पावर है, नंबर है, आंखें कमज़ोर हैं, वो चश्मा ना पहने तो वो पावर बढ़ती जाती है, आंखें और कमज़ोर होती जाती हैं। उसी तरह से अगर हियरिंग एड सही समय पे नहीं पहना जाता तो सुनाई की नस और कमज़ोर गिरती रहती है एंड फिर इवेंचुअली बहरे हो जाते हैं। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे हम सुनते हैं कि कोई बच्चा जन्म से ही जो है डेफ है या बहरा है, वो नहीं सुन पा रहा, तो इसकी अलग अलग वजह क्या हो सकती हैं? एक तो आपने बताया कि शायद प्रेगनेंसी के टाइम पे कुछ ऐसे हालात रहे या कोई इन्फेक्शन हो गया, क्या कुछ ब्रेन के लेवल पे भी ऐसी समस्याएं हो सकती हैं जिसकी वजह से इंसान सुन ना पाए और उसका कोई इलाज नहीं है? सर, मोस्ट ऑफ दीज जो ये बीमारियां होती हैं काफ़ी कंजेनिटल होती हैं। कंजेनिटल मतलब फ्रॉम बर्थ होती हैं, जो कि जेनेटिक लेवल पे कंट्रोल होता है। जैसे एक बीमारी होती है पेंड्रेट सिंड्रोम, उसमें जो एक हेयरिंग का जीन है वो मिसिंग रहता है। तो या तो ये जन्म से हो सकती हैं या जन्म पे होने के कारण कई बार बच्चा आईसीयू में लंबा रहता है, उन्हें नियोनेटल मेनिंजाइटिस हम बोलते हैं, जिसको दिमाग का इन्फेक्शन बोलते हैं। उसकी वजह से कई बार वो नस डैमेज हो जाती है एंड बच्चा सुनना नहीं पाता। तो देयर कैन बी अ लॉट ऑफ रीजंस प्रेगनेंसी के अलावा भी, और इस चीज़ का जितना जल्दी हम डायग्नोसिस करके इलाज कर सकते हैं उतना बच्चे की आगे की लाइफ नॉर्मल की जा सकती है, बाकी बच्चों जैसा। उसे किसी स्पेशल स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं होती अगर इलाज सही समय पे हो जाता है। बट आर देयर सर्टेन प्रॉब्लम्स की जिसमें डॉक्टर्स ये कह देते कि नहीं, इसका कोई भी इलाज नहीं है और हियरिंग एड्स भी इसमें हेल्प नहीं कर पाएंगी, ऐसा भी कुछ होता है? बिल्कुल सर, कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनमें आपकी नर्व ही नहीं बनी है, या जो इनर ईयर जिसको हम बोलते हैं, जो सुनने का ऑर्गन है हमारा, जो वॉइस को इलेक्ट्रिकल करंट में साउंड को कन्वर्ट करता है, वो ही डेवलप नहीं हुआ था। तो उसके लिए भी आजकल ऑडिटरी ब्रेन स्टेम इम्प्लांट्स आते हैं, जो इम्प्लांट बिल्कुल ब्रेन स्टेम लेवल पे लगा दिए जाते हैं। बट हाँ, कुछ चीज़ें अभी भी मैं कहूँगा काफ़ी कम हैं, बट हैं जिनको हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है डॉक्टर साहब, अगर ऐसा है कि मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है, जैसे कोई ईयर रिलेटेड समस्या रही, 5, 6 या 7 साल तक वो पकड़ में नहीं आई या 10 साल तक नहीं आई, और उसके बाद हम ENT स्पेशलिस्ट के पास गए और किसी तरह से आपने हियरिंग एड्स या जो भी मेडिकल हेल्प दे करके उसे इस काबिल बनाया कि वो सुन पाए, तो जब बच्चे के जीवन के इतने वर्ष बीत चुके हैं और उसके बाद जा कर के उसने जीवन में पहली बार आवाज़ें सुनी हैं, तो वहाँ पे और किस किस तरह की और एडिशनल कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं? सर, अगर हम इतना लेट हो गए हैं तो बच्चे की लैंग्वेज डेवलप नहीं होती, बच्चे की स्पीच डेवलप नहीं होती,
क्योंकि एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम न्यूरल प्लास्टिसिटी कहते हैं। ब्रेन की भी अपने आप को मॉडिफाई करने की एक लिमिट है, राइट, जो कि अक्सर देखा जाता है कि 5 साल से कम में ही हो पाता है। तो जो बच्चे सुन नहीं पाते उनका ट्रीटमेंट 5 साल से कम में होना अनिवार्य है। राइट, आजकल हम ये और जल्दी कर रहे हैं, 1 साल पे ही शुरू कर देते हैं, और अगर ये चीज़ नहीं होगी 5 साल तक तो शायद वो सर्जरी से, कॉक्लियर इम्प्लांट से सुन तो लेगा बट स्पीच लैंग्वेज डेवलप नहीं होगी। पाएगी। सो पेरेंट्स को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिनके यहाँ बहुत छोटे बच्चे हैं, इन्फेंट्स हैं, कि किस चीज़ को वो जज कर लें और इमीडिएटली वो डॉक्टर को कंसल्ट करें? सर, बेस्ट डायग्नोस्टिशियन इन केसेस में पेरेंट्स ही होते हैं, और वो कैसे पहचान सकते हैं और पहचान पाते हैं वो ये है कि बच्चा अगर सो रहा है, घर में कोई आवाज़ हुई, बच्चा नहीं उठा। नॉर्मली अगर एक बच्चा सो रहा है और ढंग से कोई शोर होता है तो एकदम से स्टार्टल होके बच्चा उठ जाता है। पर कुछ बच्चों में ये चीज़ नहीं हो रही है अगर, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आप जब उसको इशारे में समझा रहे हैं भाई पानी ले आओ, तो वो ला रहा है, पर जब आप उसको बिना इशारे करे सिर्फ बोल रहे हैं कि पानी ला दो, पानी पी लो, तो वो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है। तो ये अर्ली साइंस ऑफ डिटेक्शन होते हैं जिनमें हमें शक होना चाहिए कि बच्चा शायद सुन नहीं रहा है। इसमें एक चीज़ और होती है, जैसे कई बच्चों का स्पीच डिले होता है, हर तरह से नॉर्मल होते हैं पर उनका बोलना शुरू नहीं हो पाया है, तो वो स्पीच डिले भी एक साइन है कि शायद बच्चा सुन ना रहा हो। डॉक्टर साहब, स्पीच डिले के और क्या क्या कारण हो सकते हैं? कई बार हम बच्चों में ये लिंगुअल फ्रेनुलम, एनकाइलोग्लॉसिया जो कहते हैं, ये कारण होता है। और भी वजह हो जाती हैं जो बच्चे बोल नहीं पा रहे, और किस एज तक अगर बच्चे ने बोलना शुरू नहीं करा है तो हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए? सर, हम इसको ना माइलस्टोन बोलते हैं। तो हर एज पे बच्चों की एक वोकैबुलरी है जो डेवलप होती है। फॉर एग्जांपल 1.5 साल पे एक बच्चा 5 या 6 शब्द क्लियरली बोल लेता है, 2 साल पे वो शब्द बढ़ के 10 या 12 हो जाते हैं और इवेंचुअली ये एक सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। जो फ्रेनुलम की हम बात करते हैं, जिसको देसी भाषा में या लेमन टर्म में टंग टाई कहा जाता है, वो टंग टाई उससे स्पीच डिले में ये प्रॉब्लम होती है कि शब्दों की क्लैरिटी नहीं होती। बच्चा बोलता तो है, वर्ड पकड़ता भी है, बट वो शायद त को प बोलेगा, बट क्लैरिटी नहीं आएगी। तो एनकाइलोग्लॉसिया सिर्फ एक क्लैरिटी इशू होता है। अगर स्पीच डेवलप ही नहीं हो रही है तो उसके मेजर तौर पे 3 कारण देखे जाते हैं। वो ये होता है कि या तो कोई मेंटल वीकनेस है, कोई मेंटल रिटार्डेशन है, जो कि काफ़ी सिंड्रोम्स में देखी जाती है, जिस वजह से बच्चा वो चीज़ें ग्रास्प नहीं कर पा रहा है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट हमने बात की, वो सुन ही नहीं पा रहा है। जब सुन नहीं पाएगा तो बोलेगा कैसे। और तीसरा कारण होता है कुछ बिहेवियरल इश्यूज होते हैं सर, जैसे कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर हम कहते हैं, हमने बहुत लोगों में देखा है ऑटिज्म होता है। तो उसमें भी वो पकड़ बच्चे की लैंग्वेज पे नहीं डेवलप हो पाती, पर अगर हम उसको सही टाइम पे स्पेशल थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी देते हैं तो दे कैन बिकम नॉर्मल लाइक अदर चिल्ड्रन। राइट, वंडरफुल। डॉक्टर साहब, आप क्या टिप्स देना चाहेंगे आम लोगों को जिन्हें वो फॉलो करें रूटीन में अपनी लाइफ में, ताकि ENT रिलेटेड प्रॉब्लम्स ना आए, और कौन से लक्षण आने लग जाएं तो फिर घर पे नहीं बैठना, घरेलू इलाज नहीं करना, तब डॉक्टर के पास ज़रूर चले जाना है? सर, आजकल एक पुराने लोगों में एक वो टेंडेंसी रहती थी कि कान में कुछ भी हुआ तो वो थोड़ी सी लहसुन को गर्म करके, बिल्कुल तेल मस्टर्ड ऑयल में डाल के वो कान में डाल देते थे। एंड पहले शायद प्रॉब्लम्स ठीक भी हो जाती थी, मगर आजकल सब कुछ केमिकल है, तो दे एंड अप कान इन्फेक्ट हो जाता है, दे एंड अप गेटिंग इन्फेक्टेड एंड मेकिंग द प्रॉब्लम वर्स। कई बार वो बहुत गर्म तेल डाल देते हैं, कान के पर्दे में छेद हो जाता है, जिसको परफोरेशन कहते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आपको कोई भी चीज़ 3 दिन से ज़्यादा परेशान कर रही है किसी भी तरह की, तो उसको घरेलू नुस्खे ना अपनाएं। आजकल डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी टचवुड हमारे देश की जैसे जैसे ग्रोथ हो रही है इतनी कठिन नहीं है, और हम अमेरिका और ब्रिटेन से बहुत अच्छे हैं, जहाँ पे एक स्पेशलिस्ट आपको इमीडिएटली अवेलेबल है। आप यकीन नहीं मानेंगे, आजकल ब्रिटेन में लोग 3-3 महीने स्पेशलिस्ट की अपॉइंटमेंट नहीं ले पा रहे हैं NHS में, एंड स्ट्रगल कर रहे हैं। हमारे देश में ऐसा नहीं है, स्पेशलिस्ट आर अवेलेबल। तो कोई भी दिक्कत हो, नाक बहरी हो ज़्यादा, नाक बंद हो रही हो, गले में दर्द हो रहा हो, आवाज़ बदल रही हो, कान बहता हो, सुनाई कम हो रहा हो,
तो आप प्लीज़ एक स्पेशलिस्ट की मदद लें। राइट डॉक्टर साहब, एक चीज़ और जानना चाहूँगा, अक्सर लोगों में जैसे स्पीच रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, हकलाना या तुतलाना जिसे हम कह देते हैं, तो ये क्या जन्मजात ही होता है, और अगर ऐसा है तो इसका क्या इलाज है और किस उम्र में ये इलाज संभव है? सर ये बिल्कुल जन्मजात नहीं है, ये डेवलपमेंटल इश्यूज हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई बच्चा तुतलाता है तो सारी दुनिया उसके सामने तुतला के बात करती है, राइट, ओले क्या हो गया, ऐसे क्यों बोल रहे हो, राइट, तो उस चीज़ को इस चीज़ से ट्रीटमेंट नहीं मिलता। ओके, वो चीज़ का बढ़ावा हो रहा है, क्योंकि आपको ये समझना है बच्चा जो सुनेगा वही बोलेगा। आप तुतला के उससे बात कर रहे हैं, मे बी आउट ऑफ लव कर रहे हैं, आप आउट ऑफ केयर कर रहे हैं, बट आप उसकी वो प्रॉब्लम को बढ़ा रहे हैं। राइट, तो जितनी जल्दी ये चीज़ समझ में आए सारे पेरेंट्स को कि हमें नॉर्मली ही बात करनी है, जैसी टोन्स जैसी स्पीच वॉल्यूम्स हम बच्चे से अडल्टहुड में एक्सपेक्ट करते हैं, वही चीज़ें हमें उसी तरह से बात करनी शुरू करनी चाहिए, एंड बच्चा वो चीज़ें ग्रैस्प कर लेता है। राइट, कई बार कुछ कारणवश बच्चा हकलाता है, कई बार बच्चों में एंग्जाइटी रहती है या पब्लिक फियर रहता है, जिसमें लोगों के आगे बच्चों में थोड़ा सा एक डर या हेजिटेशन बनी रहती है। तो उन सिचुएशंस में बच्चा हकलाता है, एंड इट इज़ वेरी इजी टू ट्रीट। हमें थोड़ा सा थेरेपी करनी पड़ती है, स्पीच थेरेपी हम बोलते हैं, एंड दे आर इजीली ट्रीटेबल। आजकल जो बच्चा बचपन में हकलाता था उनमें वो बहुत बड़े बड़े ओरेटर्स हैं, तो दे आर नॉट फ्रॉम बर्थ, राइट, दे आर डेवलपमेंटल इश्यूज। राइट, सो डॉक्टर साहब आपने बहुत ही बेहतरीन बातें बताई हमारे इस मंच के माध्यम से, और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आपने अपना कीमती समय निकाला और हमारे ऑडियंस के साथ ये चीज़ें शेयर करी। मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, और आप सभी ऑडियंस से ये एक बात और कहना चाहूँगा, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन ज़रूर देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आप डॉक्टर सचिन गोयल से किसी भी किस्म की कोई समस्या का परामर्श चाहते हैं या कोई जानकारी चाहते हैं, तो आप उन दिए गए लिंक्स पे, कॉन्टैक्ट नंबर्स पे आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, इट्स बीन अ प्लेजर। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आके। मुझे आज भी याद है जब आप हमें पीएमटी में पढ़ाते थे, तो वो डायग्राम्स में नहीं भूल सकता। आप बच्चों से क्लास में 15 से 20 मिनट पहले पहुँचते थे, एक डायग्राम पूरा बोर्ड पे रेडी रखते थे, जिसमें आप यकीन नहीं मानेंगे 8 या 10 कलर्ड चॉक्स का प्रयोग होता था, और वो आज की AI इमेजेस से भी अच्छे होते थे। तो it's been your hard work and your inspiration, your guidance that we have been able to do something in our lives. Thank you for this opportunity and guidance always. Thank you, sir. धन्यवाद।